सुप्रभात राजस्थान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, आज से उग्र आंदोलन की तैयारी है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर लगातार डॉक्टर्स की ओर से विरोध किया जा रहा है और आज से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयारी कर ली गई है। मेडिकल बंद का ऐलान किया गया है। सरकार बिल को वापस ले, लगातार इसे लेकर मांग की जा रही है। तो उनका कहना है कि सरकार बिल को मंगलवार को पारित कराना चाहती है। बिल के विरोध में PHNHS और UPCHAR ऑल राजस्थान प्राइवेट डॉक्टर संघर्ष समिति की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार को आज से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो पिछले लंबे वक्त से बिल को लेकर विरोध किया जा रहा है और इसे लेकर आज से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन मेडिकल बंद का ऐलान किया गया है। सरकार बिल को मंगलवार को पारित कराना चाहती है और इसी आशंकाओं को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली गई है। मेडिकल बंद का ऐलान किया गया है। लोगों को खासा दिक्कतें आ सकती है। इससे पहले भी प्राइवेट डॉक्टर्स और जो निजी अस्पताल थे उन्होंने बंद का ऐलान करते हुए कई दिन तक सुविधाएं नहीं दी। सरकारी योजनाओं का बहिष्कार किया गया और आज से एक बार फिर से उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है, हिस्ट्री शीटर की नृशंस हत्या कर दी गई है। कुल्हाड़ी और डंडों से वार कर उसकी हत्या की गई है। रमेश उर्फ महाकाल को कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। मृतक हत्या के मामले में फरार चल रहा था। आपसी दुश्मनी में बदला लेने के लिए बताया जा रहा है कि हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर उस जगह की आपको दिखा रहे हैं जहां पर निर्मम तरीके से हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है इस पर मर्डर के आरोप थे और आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। कोई सूचना आई थी कि रमेश उर्फ महाकाल का जो है मर्डर हो गया है, तो मौके पर आए हैं। पूरा थाना स्टाफ आया है, ACP मैम भी आई है और JK साहब भी आए हैं। पूरे स्टाफ सभी सम्मिलित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी ही इसका एक्सपोज कर देंगे। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, बेहद खौफनाक हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई। कौन लोग इसके पीछे और क्या कुछ अपडेट मामले पर? देखिए, बात करें तो ये मामला जो है राजीव गांधी थाना नगर क्षेत्र का है, जहां पर एक सिस्टर जो कि रमेश और महाकाल जो है की हत्या कर दी गई और घात लगाकर हत्या की गई। बताया जाता है कि जब वो घर में बैठा था तो एक व्यक्ति आया और उसे बात करने के लिए बाहर बुलाया और उसके बाद उस पर जो है जो घात लगाकर तो जो उस व्यक्ति के अन्य छात्र थे उस पर टूट पड़े। कुल्हाड़ी, चाकू और लाठी और जो सैनिटरी की पाइप है उसे पीट के उसको मौके पर ही ढेर कर दिया और वहां से फरार हो गए। बदमाशों का CCTV फुटेज आया है जिसमें कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो मृतक है उसके भाई ने बताया कि जो कुछ लोग हैं जो इससे पहले ही जो है 2 दिन पहले ही इसे जान से मारने की धमकी दी थी, जिसमें वैष्णव परिवार के लोग हैं जिसके आपसे अदावत थी और उनके भाई और भतीजे वगैरह और दोस्त वगैरह जिन्हों को अब पुलिस उनकी तलाश होती है और बताया जा रहा है कि 4 लोगों को रात को ही पुलिस ने दस्तयाब कर लिया था। फिलहाल पूछताछ की जा रही है किसका कितना हाथ है, इसको लेकर जो है पुलिस जांच कर रही है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 4 लोगों को पुलिस दस्तयाब कर चुकी है, पूछताछ भी की जा रही है, खुलासे भी हो सकते हैं, हो सकता है वही मर्डरर हो। कुछ नामजद लोगों के खिलाफ भी कंप्लेंट लिखाई गई है क्या चंद्रशेखर? उन्हें कब तक पकड़ा जाएगा? देखिए बात अगर करें तो जिस प्रकार से उसके भाई ने जो है संदेह व्यक्त किया है कि मृतक के पास 2 दिन पहले फोन आया था, उसे बकायदा ऐलान धमकी दी गई थी कि तुम्हें मार दिया जाएगा और किसी भी सूरत में हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो उसको लेकर शिकायत दर्ज की गई है। उसके आधार पर कुछ लोगों को जो है निश्चित तौर पर नामजद किया गया और पुलिस ने उन नामों को लेकर खुलासा जल्द करेंगे। लेकिन जो उसके भाई है का भाई, वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों पर संदेह देता है, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो
वैष्णव परिवार है पूरा। जी। वैष्णव परिवार के 2 भाई, उनके 2 भतीजे, भांजे, और इस तरह से कुल मिला के 10-12 लोगों की पुलिस को तलाश है। बिल्कुल चंद्रशेखर, तो घर वालों ने कुछ लोगों पर आशंकाएं जताई हैं और केस भी दर्ज कराया गया। हालांकि जांच के बाद ये खुलासा हो सकेगा कि आखिर असली हत्यारा कौन है। बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जालोर से ये बड़ी खबर है। महिला सरपंच के धरना प्रदर्शन मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। 4 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। महिला सरपंच धरने पर बैठी हुई हैं। प्रशासन और रानीवाड़ा खुर्द के सरपंच शोभना सुथार के बीच एक बार फिर से वार्ता हुई, जो विफल हो गई है। सरपंच ने कल से भूख हड़ताल पर भी बैठने की चेतावनी दी। श्याम सुंदर सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, कल से भूख हड़ताल की भी चेतावनी, क्या कुछ अपडेट मामले पर? देखिए प्रियंका, रानीवाड़ा खुर्द की जो महिला सरपंच थी वो पिछले 3 दिनों से लगातार धरने पर बैठी थी। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में जो एसडीएम और पुलिस के खिलाफ उनका गुस्सा था वो लगातार था। ऐसे में न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और कलेक्टर ने संज्ञान लिया। लेकिन प्रियंका, अपडेट बड़ी ये है कि देर रात को एक बार फिर से वार्ता हुई और उसमें 7 दिन का अल्टीमेटम देकर के जो है धरना समाप्त कर दिया गया है। सरपंच और जो प्रतिनिधि मंडल था उनके साथ देर रात को एक वार्ता हुई और वार्ता में ये नतीजा निकला है कि 7 दिन में आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है प्रशासन ने। अगर 7 दिन में गिरफ्तार नहीं होता है तो भूख हड़ताल व आंदोलन किया जाएगा। श्याम, 7 दिन के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 7 दिन बाद पुलिस को सफलता नहीं मिलती है तब क्या रणनीति सरपंच की ओर से? क्या फिर से प्रदर्शन करेंगे वो? निश्चित तौर से प्रियंका, जो वार्ता हुई थी उसमें यही नतीजा निकला है कि 7 दिनों के अंदर अगर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो रानीवाड़ा खुर्द के जो गांव के जो लोग हैं, यानी कि पूरे गांव के लोग वहां पर धरने पर बैठेंगे और जो है उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे। इस तरीके का अल्टीमेटम देकर के समाप्त किया है। शुक्रिया श्याम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 7 दिनों का अल्टीमेटम सरपंच की ओर से दिया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है। बता दें कल रात वार्ता हुई। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट मामले पर आपको बता रहे हैं। वार्ता के बाद सहमति बनी है, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। और इस वक्त महिला सरपंच शोभना सुथार खुद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शोभना जी, सबसे पहले बताइए ये अभद्र टिप्पणी का मामला क्या है और क्या कुछ कार्रवाई चाहती हैं आप? बस अब ये टिप्पणी की गई थी मेरे पर, तो एक महिला की बात तो है नहीं, ये तो पूरे महिला जाति की बात है। तो इस पर मैंने कार्रवाई मांग की थी कि आप उसको एफआईआर दर्ज कराई थी। मैंने उसको कार्रवाई के लिए बोला था तो कार्रवाई नहीं हुई थी, तो इसलिए हमने धरना रखा था। फिर कल एसडीएम मैम आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया और 7 दिन का टाइम मांगा है। शोभना जी, आपने बताया कि आपने कार्रवाई की मांग की, एफआईआर भी दर्ज कराई गई आपसे, आपकी ओर से। क्या वजह रही? आपको क्या लग रहा है इसके पीछे कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पुलिस की ओर से कोई आश्वासन मिला है अब? हाँ, कल 3 दिन से तो कोई नहीं था। कल एसडीएम मैम आए थे तो थोड़ा बोला उन्होंने कि भाई आप थोड़ा हमें टाइम दीजिए, हम कर लेंगे अपनी कार्रवाई पूरी। तो उन्होंने टाइम मांगा, इसलिए हमने फिर कल धरना समाप्त कर दिया है और 7 दिन का उनको टाइम दिया है। नहीं तो हम वापस धरने पर बैठेंगे। ठीक है शोभना जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और कल एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। विद्याधर नगर स्टेडियम में महापंचायत आयोजित होगी। प्रतिष्ठित पीठाधीश, धार्मिक और ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध लोग भी जुटेंगे। ब्राह्मण समाज की समस्याओं और सामाजिक सुधार पर मंथन किया जाएगा। ब्राह्मण महापंचायत को लेकर की गई विशेष ट्रैफिक की भी व्यवस्था। तो महापंचायत का आयोजन करना है और इसे लेकर विशेष ट्रैफिक की व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। तो ब्राह्मण महापंचायत को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन होगा, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से भी खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज के लोग यहां पर जुटने वाले हैं और यही वजह है कि खास तैयारियां ट्रैफिक को लेकर, किसी को कोई परेशानी ना आने पाए, खास बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस भी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। प्रबुद्ध जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो बड़े पैमाने पर जुटने वाले हैं। सामाजिक सुधार पर
मंथन किया जाना है, चर्चा की जाएगी। तो राजधानी जयपुर में बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज के लोग जुटने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महापंचायत का आयोजन होगा विद्याधर नगर स्टेडियम में। बड़े पैमाने पर लोग जुटेंगे, पीठाधीश यहां पर मौजूद रहेंगे, धार्मिक और ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध लोग भी यहां पर जुटने वाले हैं। इसे लेकर निमंत्रण भी लगातार भेजा जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण समाज को इस महापंचायत के बारे में अवगत कराने की, जिससे कि लोग यहां पर जुट सके। राकेश शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, महापंचायत की तैयारी, कौन कौन से बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर चर्चाएं की जाएंगी? बिल्कुल, देखिए, महापंचायत की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई है और विप्र समाज के लोगों का राजधानी जयपुर में जुटना कल देर रात से शुरू हो गया था। इसमें केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, लगभग 4 से 5 केंद्रीय मंत्री पहुंच सकते हैं। इसके अलावा 22 से ज्यादा देश भर के सांसद वो यहाँ पहुंचेंगे। राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, राजस्थान सरकार के महेश जोशी, बीडी कल्ला सहित विप्र समाज के सभी मंत्री, विधायक इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो महापंचायत में जो पीठाधीश्वर है, खासतौर पर जो बड़े बड़े पीठ हैं देश के, उनके जो सर्वोपरि हैं वो इसमें पहुंचेंगे। और चूंकि ब्राह्मण समाज को जो बहुत सारे कुछ ऐसे जो अभी कुछ जिस तरह की सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है, या समाज को, ब्राह्मण समाज को ही नहीं बल्कि सभी समाजों को एक जो संदेश देना है, जो चाहे वो धार्मिकता से जुड़ा हो या फिर जो सामाजिकता से जुड़ा हो, तो ऐसे सभी जो धार्मिक जो गुरु हैं वो इसमें शामिल होंगे। और वो सभी, न सिर्फ ब्राह्मण समाज को बल्कि सभी समाजों को किस तरीके से जो है हम आगे बढ़ना चाहिए। जैसा हम पहले, हमारी भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति रही है, जिसने हमें पहले धर्म गुरु बनाया था या विश्व गुरु बनाया था, भारत को उसी तरीके से आगे ले जाने के लिए आज विप्र समाज के लोग इस पूरे सम्मेलन में, चाहे और धार्मिक गुरु हैं, वो दिशा देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राकेश, यानी कि समाज में किस तरीके से सुधार किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। और आप बता रहे हैं कि लोग भी वहां पर जुटने शुरू हो चुके हैं, बड़े पैमाने पर लोग पहुंचेंगे वहां पर। राकेश, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, देखिए, लगभग जैसा प्रशासन ने तैयारियां की है, लगभग 6 से 7 लाख लोग यहाँ पर राजस्थान के अलावा बाहरी राज्यों से भी इसमें लोग आ रहे हैं। और दूसरा, चूंकि ट्रैफिक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जो है, तो राजधानी के चारों तरफ से जो वाहन आएंगे उन पर जो सुबह से ही पूरी तरीके से पुलिस ने और प्रशासन ने एक चाक चौबंद व्यवस्था की है, ताकि किसी तरीके से लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल राकेश, यानी कि ट्रैफिक से लेकर हर खास व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कोटा से मिल रही बड़ी खबर आपको बता दें, विवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। जहर खाकर विवाहिता ने खुदकुशी कर ली। पारिवारिक कलह के चलते बताया जा रहा है कि विवाहिता ने जहर खा लिया। मृतका का शव मोर्चरी में रखवाया गया है। उद्योग नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो पारिवारिक कलह इस आत्महत्या के पीछे मुख्य वजह फिलहाल बताई जा रही है। प्राथमिक जांच में ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या यही असल वजह है आत्महत्या के पीछे जो अभी सामने आ रहा है, पारिवारिक कलह? क्या कहना है घर वालों का? देखिए, पुलिस हर पहलू, हर तथ्य पर जानकारी जुटाने में का प्रयास कर रही है और मेडिकल बोर्ड से इस मृतका के शव का पोस्टमार्टम आज किया जाना है। एमबीएस अस्पताल की बजाय उनका मेडिकल जो कॉलेज अस्पताल है उसकी मोर्चरी में इसके शव को रखवाया गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वो पूरी कारण सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो पारिवारिक कारण है, कलह है, वही इनकी आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है। कई सालों से इनके घर में जो कलह चल रहा था, इसी के चलते वो तनाव में भी रहती थी और उन्होंने अपने ही घर पर जो अज्ञात विषाक्त का सेवन कर मौत को गले लगा लिया। फिलहाल ज्योति के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। आज शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। लेकिन घर में कोई नहीं था, उसी समय उन्होंने मौत को गले लगा लिया था। 4 साल का जो बेटा था उनका, वो अपनी नानी के घर गया हुआ था। रायपुरा इलाके में ये किराए के मकान में रहा करते थे। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन पारिवारिक कलह के चलते ही फिलहाल ये कहा गया है कि सुसाइड का मामला सामने आया। जी
बिल्कुल ओम प्रकाश, लेकिन इस तरीके के मामले में अक्सर हम देखते हैं कि जो पीहर पक्ष वाले होते हैं वो ससुराल वालों पर आरोप लगाते हैं हत्या को लेकर या जो भी मामला हो। क्या इस तरीके का कोई मामला अब तक सामने आया है? पीहर पक्ष ने आरोप लगाया है ससुरालियों पर? देखिए, फिलहाल पुलिस के सामने इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये देर रात को शव को रखवाया है और आज जब मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा तब जो है मृतका के जो पीर पक्ष के परिजन है उनके बयान जब सामने आएंगे, वो क्या कहते हैं तब कुछ बात सामने आ पाएगी। फिलहाल वो बोलने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अपनी बेटी की मौत के बाद वो भी गमगीन माहौल में है और रो रो कर उनका भी बुरा हाल है। फिलहाल जब अभी पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू होएगी तब बिल्कुल ओम प्रकाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई और खुलासे भी हो सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। झालावाड़ से ये बड़ी खबर है, जहां पर करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। खेत में चारा काटने के दौरान ये भीषण हादसा हो गया। आंधी में बिजली का तार टूटने से युवक को करंट लग गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। तो देर रात अंधड़ चली और इसमें बताया जा रहा है कि एक बिजली का तार टूटकर युवक पर आकर गिर गया और इसी दौरान करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां से शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद मामले पर खुलासा हो सकेगा। और कल एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है, रिश्वत लेने के आरोप में एसआई को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लाइन में बताया जा रहा है कि एसआई तैनात था। सत्यपाल पारिक इसका नाम है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। परिवादी से परिचित के खाते में रिश्वत के 1 लाख रुपए डलवाए गए। परिवादी से रिश्वत की 50,000 की नकदी भी ली गई थी। एक मुकदमे में आरोपी नहीं बनाने के एवज में रिश्वत की डिमांड की गई। सितंबर 2019 में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और आरोपी से रिश्वत की डिमांड की गई थी। बताया जा रहा है 50,000 रुपए ये एसआई पहले ही नकदी ले चुका था और दोबारा से किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए डलवाने के लिए कहा गया था और इसी दौरान कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। और टोंक के मालपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करंट से मौत हो गई है। मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। लाठीचार्ज और पथराव के बाद तनावपूर्ण स्थिति अब शांत हो चली है। मालपुरा अस्पताल में मृतक के शव को शिफ्ट कर दिया गया है। भारी संख्या में ग्रामीण, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। लाठीचार्ज में मृतक की पत्नी और परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। डिग्गी मालपुरा थानेदार, तहसीलदार और आरएसी की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। तो करंट लगने से मौत और मौत के बाद जमकर हंगामे के बाद पुलिस की ओर से लाठीचार्ज। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इसमें गंभीर चोटिल हो गए हैं परिजन। लेकिन इस बीच कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि आखिर धरने पर बैठी महिलाओं पर लाठीचार्ज क्यों किया गया? क्योंकि धरना तो अधिकार है, बोलने का तो सबको अधिकार है, और इस बीच लाठीचार्ज आखिर क्यों? सवाल ये कि करंट से मौत के बाद आखिर प्रशासन सोया क्यों रह गया? और जब प्रशासन को नींद से जगाने की कोशिश की गई तो उल्टा लाठीचार्ज। बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? ये सबसे अहम सवाल है कि दोबारा कोई इस तरीके से चपेट में ना आए, हादसे का शिकार ना हो। ऐसे में जरूरी है कि जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन ये कार्रवाई आखिर कब होगी? मालपुरा थानेदार ने किसके कहने पर आखिर लाठीचार्ज किया, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान लाठीचार्ज किया गया। और सवाल ये भी कि आखिर उपखंड और जिला प्रशासन इन सब चीजों के बावजूद मौन क्यों है? तो कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। और रुक करेंगे अगली खबर का। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स की चकाचौंध भरी जिंदगी और हथियारों के साथ अपलोड की गई फोटोज युवाओं को खूब आकर्षित कर रही हैं। ये हम नहीं बल्कि झुंझुनू पुलिस के आंकड़े कह रहे हैं।
बीते 8 माह के आंकड़ों पर गौर करें तो झुंझुनू पुलिस ने आर्म्स एक्ट के 58 प्रकरण दर्ज किए हैं। इसके साथ ही 84 लोगों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। 74 अवैध हथियारों को भी जब्त किया है। बीते 8 महीने में 76 युवा अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए। इसीलिए गैंगस्टर्स के सोशल मीडिया पर चकाचौंध भरी जिंदगी और अवैध हथियारों के साथ की गई पोस्ट पर पुलिस ने निगाह रखनी शुरू कर दी है। यही नहीं, पुलिस अब सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ की गई पोस्ट पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी मृदुल कछावा के नेतृत्व में काउंसलिंग को लेकर एक विशेष टीम का भी गठन किया गया है। जो कि गैंगस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनसे प्रभावित हो रहे हैं, उनको जैसा कि पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप उनकी काउंसलिंग की जा रही है, जिसमें पुलिस के सीनियर अधिकारी, एक साइकोलॉजिस्ट जो कि डॉक्टर हैं वो उसमें रहते हैं, तथा नाबालिग बच्चा जो होता है उसके माता पिता को, पेरेंट्स को बुलाया जाकर उन सभी के समक्ष उसकी काउंसलिंग की जाती है। और खबर बाड़मेर से है, जहां पर थार महोत्सव का शानदार शुभारंभ हुआ। बीएसएफ के सजे धजे ऊंट और जवानों द्वारा हथियारों का प्रदर्शन आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। ये थार फेस्टिवल 3 दिनों तक चलने वाला है। थार के कला और संस्कृति को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाले थार महोत्सव का भव्य शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। बाड़मेर जिले में टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित होने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने किया। जिले के आला अधिकारियों के साथ विधायक ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। पिछली बार का जो थार महोत्सव था उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, और जैसा आपने बताया था कि यहाँ के टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, यहाँ की लोक कला और कला संस्कृति और उसको बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का होना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से विभिन्न राज्यों से कलाकार बुलाए, उन कलाकारों ने शोभा यात्रा के दौरान बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, और आपने देखा सारे बाड़मेर वासी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। शोभा यात्रा में सबसे आगे चल रहा सीमा सुरक्षा बल का कैमल दस्ता आकर्षण का केंद्र रहा। इस भव्य शोभा यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से आए नृत्य दलों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। थार की ही नगरी है जहां पर इस तरीके की वेशभूषा देखने को मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर पर्यटक पहुंचे। तो नरपत सिंह जी, इस तरीके की वेशभूषा अपने आप में ही हमारा जो थार का जो पहना हुआ वो हमारा पहचान है, और हमें जो यहाँ की स्थानीय कल्चर, संस्कृति और उसको जो मंच उपलब्ध कराने का जो प्रशासन का प्रयास है वो एक बहुत नवाचारी है, और हमें इसमें अधिक से अधिक अपने परंपरागत वेशभूषा में आकर के और हमें हमारी कल्चर को मंच के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहिए। जैसा आप खुद भी अपनी परंपरागत वेशभूषा में आए हैं, और आप भी स्थानीय निवासी और पत्रकार होने के नाते आपका सामाजिक सरोकार निर्भर है। धन्यवाद। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में बाड़मेरी लिबास पहने पुरुष भी कदम ताल करते नजर आए। गांधी चौक से शुरू हुई शोभा यात्रा का कई जगहों पर शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इस पर जरा नजर डालते हुए बीते कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिसका असर अब भीलवाड़ा जिले में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भीलवाड़ा जिले सहित शहर भर में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। वहीं शनिवार को भीलवाड़ा शहर में ओलावृष्टि भी देखने को मिली, जिससे तापमान में भारी गिरावट सामने आई। वहीं जहां लोगों को गर्मी से भी निजात मिली, तो वहीं हल्की सर्दी का भी धीरे धीरे एहसास हो रहा है।
वहीं ओलावृष्टि इतनी भारी तरीके से हुई कि सड़कों को ओलावृष्टि ने ढक लिया। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में ओलावृष्टि का प्रकोप भी देखने को मिला, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में ओले पड़ने के बाद ग्रामीणों के माथे पर चिंता की लकीरें देखने लगी हैं। यही नहीं, ओलावृष्टि इतनी भारी हुई है कि ग्रामीणों को फावड़े से अपने घर के आंगन में गिरे ओलों को हटाते हुए भी देखा गया। तो प्रदेश में मौसम के उतार चढ़ाव ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जिले में बारिश और ओलावृष्टि से फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई क्षेत्रों में बारिश का दौर लगातार जारी है। धौलपुर, श्रीगंगानगर और भरतपुर में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। तो बारिश की 3 अलग अलग तस्वीरें ओलावृष्टि की इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर जमकर ओलावृष्टि और बारिश हुई। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों को मुसीबत में डाल दिया है। फसलों को खासा नुकसान पहुंचा हुआ है, जिसके चलते किसान अब बेहद परेशान हैं और सरकार की ओर निहार रहे हैं कि कम से कम सरकार उनकी मदद कर पाए। बारिश की 2 और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कोटा और जालौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर जमकर बारिश दर्ज की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।